नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं वाइट गोल्ड के बारे में। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइट गोल्ड ही फ्यूचर है। जो वाइट गोल्ड के ऊपर जो कब्जा कर लेगा वही आगे के 30 40 50 साल जो उसके आने वाले हैं, अभी हमारे आने वाले समय में 30 40 50 साल वो उसका ही कब्जा रहेगा पूरी दुनिया पे, ऐसा मान के चला जा रहा है। तो वाइट गोल्ड क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि वाइट गोल्ड हम लिथियम को कहते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इनको नहीं पता। तो मैं बता दूं कि हम लिथियम को वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो लिथियम जो है वो एक ऐसा धातु है जो कि काफ़ी कम अमाउंट में है इस दुनिया में अवेलेबल। और हम जितनी भी चार्जिंग की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन की बैटरी यूज़ करते हैं आजकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उनमें भी इन्हीं लिथियम्स का उपयोग करके बैटरीज बनाई जाएंगी जिससे कि वो गाड़ियाँ भी चलेंगी। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें फॉसिल फ्यूल्स को घटाना है तो हमें कोई दूसरा क्लीन फ्यूल जो होगा उसको यूज करना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो प्रदूषण कम हो पाएगा। वैसा तो हम नहीं कर सकते कि गाड़ियाँ चलानी बंद कर दें। तो हमें गाड़ियाँ भी चलानी है और हमें अपनी पृथ्वी का भी ख्याल रखना है। इस वजह से हम ऐसा कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढेंगे जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो और हमारा भी काम चले और पृथ्वी भी मतलब सस्टेन कर पाए। तो ये काफ़ी अच्छा होलिस्टिक डिस्कशन होने वाला है कि लिथियम इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और इंडिया उसको जितना हमें चाहिए, हम अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हम भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो पाएँ जिन पे लिथियम की कमी ना हो। तो हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिशें कर रही है, तो इस लेक्चर में हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो सफिशियंट है या नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रदूषण जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। प्रदूषण क्यों फैल रहा है? ग्रीन हाउस गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कई सारी कार्बन मोनोऑक्साइड और अलग अलग तरीके की टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सारी बर्फ़ है नॉर्थ और साउथ पोल पे वो पिघलने लगेगी और उससे फिर क्या होगा कि हमारा जो अर्थ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम टेम्परेचर को बढ़ने ना दें। तो आप देख सकते हैं, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दुनिया के 4 सबसे बड़े इमीटर्स को अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे आता है यूरोपियन यूनियन एज ए होल, जिसमें कि कई सारी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, सब मिला के यूरोपियन यूनियन बनता है। तो ये सारी कंट्रीज मिलके तीसरे नंबर पे आती हैं और चौथे नंबर की कंट्री जो है वो है इंडिया। तो इंडिया जो है वो भी चौथे नंबर की कंट्री है, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको घटाते हैं। और इसके लिए हम सारी कंट्री जो हैं वो मिल करके साथ में आए हैं और हमने ये पेरिस अकॉर्ड साइन किया है, जो कि 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो हुआ था उसमें हमने साइन किया था। पेरिस क्लाइमेट चेंज के नाम से इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि सारे देशों ने मिल करके ये एक साइन किया था जिसे हम कहते हैं INDC। इसका मतलब क्या होता है? इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। इसमें क्या होता है, हर देश अपने अपने हिसाब से ये बताता है कि हम कितना कम कर सकते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट पे भी असर ना पड़े और हम पृथ्वी के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो इसकी वजह से हम ये हर देश अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता है। ये कोई बाइंडिंग नहीं होता कि अमेरिका ने बोला इंडिया के ऊपर या फिर सारे देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं सबको 25-25% कम ही करना है। हर देश अपने अपने हिसाब से जो मैक्सिमम हम कम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे इंडिया ने भी बोला था कि हम 2030 तक जो हम 2005 में जितना हम इमिशन करते थे ग्रीन हाउस गैसेस का, 2015 का नहीं, 2005 के हिसाब से जितना हम इमिट करते थे ग्रीन हाउस गैसेस, तो हम उसको 33 से 35% तक घटा देंगे 2030 तक। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इतना जो कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। हम इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम कि डेवलपमेंट रोक के हम केवल इन्वायरमेंट को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि गरीब है। तो हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है ताकि वो लोग भी अच्छा कमाएं, अच्छे से रहें और डेवलप कंट्री बने हम। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इंडिया ने एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट जिसे कहते हैं कि बड़ा टारगेट सेट किया है हमने, 33 to 35%, एक बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन फिर भी इंडिया ने बोला है कि हम 2030 तक इतना घटा देंगे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन। तो जैसे ही इंडिया ने बोला है ऐसे ही हर कंट्री ने अपना टारगेट सेट किया है। यूएस ने भी बोला था कि हम भी कम करेंगे, चाइना ने बोला था हम भी कम करेंगे, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि 2050 तक तो हम एकदम नेट कार्बन इमिशन जो है उसको हम जीरो पे ले आएंगे। तो इस तरीके से हर हर देश ने अपना अपना टारगेट सेट किया था। तो आप देख सकते हैं, मैंने असली अपनी स्लाइड अगली स्लाइड में लगा दिया है कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि इसका पेरिस क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, पेरिस एग्रीमेंट का। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया की ये सबसे बड़े जो यूनाइटेड नेशंस के अभी तक के रिजोल्यूशन है उसमें से एक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जितनी कंट्रीज हैं दुनिया की वो सब ने मिलकर साइन किया है इसे। हालांकि अभी ऐसा सुनने में आया था 2019-20 में कि यूएस बोल रहा है कि हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है। हमारी कंपनियां जो हैं वो 100% से काम नहीं कर पा रही हैं, तो इससे हमारी डेवलपमेंट पर असर पड़ा। तो आप सोचिए अमेरिका बोल रहा है ऐसा कि ये देख सकते, ये अमेरिका है, अमेरिका रेड कलर में दिख रहा है आपको क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम छोड़ रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट।
हालांकि पूरी दुनिया में अमेरिका की इस बात का विरोध किया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो किसी की सुनते नहीं। वो अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करते हैं और अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो इन्होंने बोला कि हम बाहर चलेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया ने बोला कि हम अपना टारगेट पूरा अचीव करेंगे जितना हमने बोला हुआ 2030 तक। तो आप देख सकते हैं सारी दुनिया मिल करके इमिशन कम करना चाह रही है। तो अगर इमिशन कम करना चाह रही है तो फिर इसका मतलब क्या है कि सब लोग मिल करके उनकी जो अगली जो फाइट होने वाली है उनकी वो कहाँ होने वाली है, लिथियम पे। तो लिथियम पे होने वाली है फाइट। तो इस वजह से क्या है कि इंडिया को भी अपना लिथियम सिक्योर करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि नहीं नहीं कहीं ना कहीं से तो इंतजाम हो ही जाएगा। हमें भी सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि हमें भी अपनी इकोनॉमी देखनी है कि ऐसा ना हो कि हमारी इकोनॉमी को कोई असर पड़े। तो इस वजह से लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नीति आयोग ने क्या टारगेट सेट किए हैं कि हम लिथियम का कैसे उपयोग करके और जो इमिशन है वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इमिशन करता है उनमें से हैं गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो हैं। तो ये नीति आयोग के टारगेट्स हैं जो कि मैं आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2030 तक नीति आयोग ने ऐसा टारगेट सेट किया कि हम 70% जितनी कॉमर्शियल कार्स हैं, कॉमर्शियल कार्स कौन सी होती हैं, जो कि टैक्सी कार्स होती हैं, ओला हुई, उबर हुई, ये जो अलग अलग टैक्सी वाली जो कंपनीज होती हैं, सब मिलकर जो चलाती हैं कॉमर्शियल कार्स होती हैं। जैसे आपको कहीं पर जाना है, आपने कैब बुक की तो वो कॉमर्शियल कार्स की श्रेणी में आता है। तो ऐसी जो कार्स हैं उनको 70% तक हम रिड्यूस कर देंगे जो हमारी फॉसिल फ्यूल पर चलती है, और हम चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों 70%। इसी तरीके से जो प्राइवेट कार्स हैं उनका नंबर होना चाहिए 30%, जो कि कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चल रहा हो। 40% बसेस जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। 80% टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे इंडिया में 2030 में। तो देखने में तो ये लग रहा है काफ़ी बड़े टारगेट्स हैं। अब देखते हैं इंडिया अचीव कर पाता है कि नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 2020 में हैं और अभी तो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम इतनी ज़्यादा देख नहीं पाते हैं अपने अगल बगल। लेकिन अगर इंडिया इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी और पूरी दुनिया के सामने इंडिया अपना डंका बजा पाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है इंडिया की, कैसे हम बोल रहे हैं कि हम जो लिथियम है उसको सिक्योर करेंगे। भाई कोई स्ट्रेटेजी होगी ना, ऐसे थोड़ी है कि बस हमने आँख बंद कर ली और हमने चाहा कि खूब सारा हमने समुद्र में देखा और आ गया। तो हमें उसके पीछे हमें स्टेप बाय स्टेप हमने प्लानिंग करनी पड़ेगी कैसे हम लिथियम रिजर्व बनाएंगे अपने देश में। क्योंकि हमारे देश में क्या है, लिथियम पाया तो जाता है लेकिन बहुत ही छोटी छोटी मात्रा है उसकी। इतना ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल नहीं है कि वो इंडिया से बड़े देश को वो सफिशिएंट हो पाए। तो इसलिए क्या है कि हमें अपने देश के बाहर देखना पड़ेगा, लिथियम के रिजर्व ढूंढने पड़ेंगे कहाँ मिलते हैं, और हमें इंतजाम करना पड़ेगा कुछ ऐसा कि हमारे लिए कम ना पड़े। तो आप ये 3 स्टेप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आप ये अपने किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप ये लिख के आते हैं कि हमारे जो 3 स्टेप्स होने वाले हैं वो क्या हैं, कि जिससे कि हम लिथियम को हम सिक्योर कर पाएंगे, तो ये काफ़ी आपको यहाँ पे नंबर दिलवा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टू सिक्योर सप्लाईज फ्रॉम लार्जेस्ट रिजर्व। मैंने बोला कि अभी हमारे पास रिजर्व तो हैं लेकिन बड़े नहीं हैं। तो हमें अपने देश से बाहर दूसरे देशों में देखना पड़ेगा जहाँ पे बड़े बड़े रिजर्व हों। तो ऐसी कंट्रीज़ को इंडिया को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बनानी पड़ेंगी ताकि हम वहाँ से लेकर के आएँ लिथियम और अपने देश में प्रोसेस करें। तभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन पाएंगे, एक हम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन पाएंगे। अगर हम केवल एक इम्पोर्ट करवाएंगे लिथियम का तो हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्या है कि हम अलायंस बनाएंगे, कई सारे देश मिलकर के साथ में आएंगे और हम ऐसा कुछ करेंगे कि लिथियम की कमी ना हो। तो ये जो पहला पॉइंट है, टू सिक्योर सप्लाईज फ्रॉम लार्जेस्ट रिजर्व्स, आइए देखते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी तक बरमूडा ट्रायंगल सुना होगा। आपने सुना होगा कि ट्रायंगल जहाँ पे गांजा की बहुत ज़्यादा बिकता है, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया, ये 3 कंट्रीज आती हैं ये मिलके गांजा बिकने के लिए ये पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो इनको भी ट्रायंगल करना, ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पे लिथियम आयन रिजर्व जो है, लिथियम बैटरीज़ का जो रिजर्व है लिथियम का, उसके लिए तीनों कंट्रीज जानी जाती हैं। तो ये भी एक तरीके का ट्रायंगल आप याद कर सकते हैं, लिथियम ट्रायंगल के नाम से फेमस है पूरी दुनिया में। इनका नाम है बोलीविया और चिली और अर्जेंटीना। तो ये 3 कंट्रीज हैं जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व है। अगर पूरी दुनिया में 100 रिजर्व अमाउंट है टोटल, तो उसमें से जो सबसे बड़ा शेयर है वो ये तीनों कंट्रीज मिल करके ऑक्यूपाई करती हैं। तो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि इंडिया क्या कर रहा है अपना रिलेशन इन तीनों के साथ, कैसे हम अपना रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम लिथियम जो है वो ऑक्यूपाई कर पाएँ बड़े अमाउंट में। तो और ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा था, हमने पढ़ा था कि दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि हम रिजर्व रिफाइनरीज बनाएंगे। पहले हमने सप्लाई सिक्योर की अपनी, तो मैंने आपको बताया कि ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है पूरी दुनिया में लिथियम की। और फिर मैंने बताया था आपको दूसरा पॉइंट क्या है कि हम बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बनाएंगे। तो इंडिया ने ये करना शुरू कर दिया है। हम अपनी पहली रिफाइनरी जो लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं गुजरात में, इंडिया की पहली रिफाइनरी। और इसकी लागत जो आ रही है, इन्वेस्टमेंट जो इंडिया कर रहा है इसमें, वो कर रहा है लगभग 1000 करोड़ रुपये का। 1000 करोड़ इस सच अ बिग अमाउंट, एंड इंडिया जो है वो लगा रहा है ताकि हम गुजरात में एक बहुत बड़ी लिथियम की रिफाइनरी बना सकें।
तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने एक अलग से पूरी कंपनी बनाई है जिसका मेन ये काम ही रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए मिनरल्स हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सारे धातु होते हैं जो कि बैटरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो इस वजह से इंडिया ने एक पूरी कंपनी बनाई है, इसको हम काबिल के नाम से जानते हैं। याद कर लीजिए, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काबिल जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी यूज़ में था, वो क्या है काबिल। तो आप काबिल को पिक्चर मत लगा के आ जाइए कि काबिल एक ऋतिक रोशन की पिक्चर थी। काबिल एक खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप याद कर सकते हैं। और ये तीन PSU जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सरकारी कंपनियां हैं, इनका जॉइंट वेंचर है। इनको मिला करके एक काबिल बनाई गई है कंपनी जो है। तो ये तीन कंपनियां कौन कौन सी, इनको भी आप याद कर सकते हैं। नैल्को है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL है, और तीसरी है MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। तो ये तीनों कंपनियों को का एक जॉइंट वेंचर है जिसको कि हम काबिल के नाम से जानते हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि काबिल ऐसा क्या करने वाला है जिससे कि हमारे रिजर्व जो हैं लिथियम के, वो सिक्योर कर पाएंगे हम, और जितनी हमारी ज़रूरत है वो हम उतना हमें मिल पाएगा। तो देखिए क्या है कि जो मैंने आपको अभी 3 देश बताए, ये 3 देश देख रहे हैं आप, इनका नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं तीनों, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ये तीनों साउथ अमेरिका में पड़ते हैं, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें आती हैं, तीनों उसका हिस्सा हैं। तो बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली जो हैं, ये तीनों काफ़ी बड़े देश हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी कम है। बड़े देश इन द साइज हैं, लेकिन मतलब इकोनॉमी इनकी काफ़ी छोटी है। तो इनके पास रिजर्व तो काफ़ी बड़े बड़े हैं लिथियम के, लेकिन कोई भी जो धातु होती है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि अफ्रीकन कितनी सारी कंट्रीज हैं, वहाँ पे कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, ये भी काफ़ी मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, लेकिन इन कंट्रीज़ के पास ये इतने पैसे नहीं है कि वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और फिर खुद ही प्रोसेस करके पूरी दुनिया में बेचें। आप समझ रहे हैं, लिथियम ऐसा नहीं है कि कहीं पे पत्थर पड़े हैं बड़े बड़े और उठा करके ला के हमने पूरी दुनिया में बेच दिया, ऐसा नहीं होगा। कहीं पे हमें माइंस होंगी या पहाड़ होंगे, हमें उन्हें खोद के निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें कई सारी चीज़ें एक साथ मिक्स रहती हैं, तो हमें उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा, फिर हम जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिथियम होगी उससे बैटरीज बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक साथ रखा हुआ और हमने उठाया और बैटरी बननी शुरू कर दी। तो ये जो काबिल हमने कंपनी बनाई है, वो क्या करेगी, इन तीनों कंट्री, अभी जैसे हमने अर्जेंटीना के साथ वो साइन किया है करार, एग्रीमेंट साइन किया है कि हम क्या करेंगे आगे फ्यूचर में, कि हम क्या करेंगे कि जैसे हमारी कंपनी है, उन्होंने बोलीविया से बोला या अर्जेंटीना से बोला कि जी आपके पास बहुत सारा लिथियम है, आप निकाल नहीं पाओगे उतना सारा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा, और ये सभी छोटे छोटे देश हैं। तो अभी क्या हुआ कि इकोनॉमिक टर्म्स में, तो क्या हुआ कि इंडिया जो है वो, हम पैसे लगाएंगे अर्जेंटीना को, हम अर्जेंटीना की कोई बड़ी कंपनी है जो सरकारी वहाँ पे माइनिंग कंपनी होगी, उनके साथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे साथ में आकर के, और हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में लिथियम है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कि हमने यहाँ पे प्लांट सेट किया, हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे और लिथियम निकालेंगे बहुत सारा। अब जितना भी आएगा उसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, जैसे मान लीजिए इंडिया यहाँ से निकालेगी और पूरी दुनिया को बेचेगी भी, और हम अपनी डिमांड्स भी पूरी करेंगे। उससे क्या होगा, अर्जेंटीना में अगर हमने प्लांट लगाया तो अर्जेंटीना भी उसका प्रॉफिट कमाएगा, जबकि अर्जेंटीना ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा अर्जेंटीना में जा करके, और उसके बाद फिर क्या है कि जब वो लिथियम बिकेगा तो उससे जो पैसे आएंगे उसमें से कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लेंगे, और कुछ इंडिया मतलब काबिल जो कंपनी बनाई है वो प्रॉफिट कमाएगी, और अर्जेंटीना गवर्नमेंट भी पैसे कमाएगी। तो ये एक दोनों पार्टनर्स का बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से हम अपने लिथियम के रिजर्व सिक्योर कर पाएंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी वो हम यहाँ से पूरी कर लेंगे, क्योंकि इन तीनों के पास सबसे बड़े रिजर्व हैं। और ये तीनों देश भी जो है, इनकी इकोनॉमी जो है, इनका ये साइज़ बहुत कम है, काफ़ी गरीब है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी इकोनॉमी इनकी डेवलप करेगी अगर ये अपने सही से लिथियम का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे क्या है कि अफ्रीका में भी बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ के जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके पास खुद में इतना पैसा नहीं है कि वो खुद अपनी माइंस में मशीनें लगाएं बड़ी बड़ी और गड्ढे खोदें और वहाँ से डायमंड निकाल के बेचें। तो क्या है, बाहर की कंपनी आती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं वहाँ पे। इस वजह से अभी जो अफ्रीका है वहाँ पे अगर वो सही से अपनी जो उनके पास मिनरल रिजर्व हैं उनका अगर सही से वो यूटिलाइजेशन करने लगे, तो अमेरिका वो अफ्रीका भी एक काफ़ी रिच कॉन्टिनेंट बन सकता है। उनके जो देश हैं छोटे छोटे, वो भी काफ़ी अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो जो नहीं हो पा रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि उन पर टेक्नोलॉजी नहीं है। अब टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, पैसे से आएगी, और पैसा कहाँ से आएगा, जब हम बिजनेस करेंगे और अच्छे से गवर्नमेंट चलेगी। हम ऐसे पार्टनर ढूंढेंगे जो कि हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। अगर उनके पास पैसा खुद अफ्रीका के पास नहीं है, तो वो दूसरी कंट्रियों के साथ अपना एग्रीमेंट साइन करेंगे कि वो आके पैसे लगाएं और वहाँ पे निकालें, और दोनों कंपनियाँ, दोनों जो अफ्रीका के देश हैं वो भी पैसे कमाएं, और जो दूसरी कंपनियाँ उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं वो भी पैसे कमाएं। तो इस तरीके से जॉइंट वेंचर्स चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा उस पर पैसे खर्च कर रहा है इस वक्त। और हम दुनिया के इस वक्त, जैसे कि आप जानते होंगे, अभी तक हम हथियारों के ही सबसे बड़े इंपोर्टर थे पूरी दुनिया में।
अब हम लिथियम लिथियम जो बैटरीज हैं उनके भी सबसे बड़े इंपोर्टर हो गए। इंपोर्टर मतलब हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज का। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की हमने केवल बैटरीज मंगाई हैं लिथियम आयन की 2020 में। तो ऐसा क्यों? अगर इंडिया के पास, अगर हमें कहीं से ऐसा रॉ मटेरियल मिल पाता लिथियम का और उसे हम अच्छे से अपने देश में हिला के हम उसे अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करते, तो हमें इतनी महंगे नहीं पड़ते और हम क्या करते हैं, उल्टा इसे एक्सपोर्ट करके हम पैसे कमा सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है और उस टाइम पे गवर्नमेंट के एग्रीमेंट नहीं थे दूसरे देशों के साथ। लेकिन अब हमारी जो कंट्री है, हमारे मोदी जी जागे हैं थोड़ा और इन्होंने एक ऐसी जॉइंट वेंचर कंपनी स्टेब्लिश की है जो कि अलग अलग देशों में जाकर के ढूंढेगी कहाँ पर रिजर्व है, और जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, जो कि बैटरीज बनाने में काम आएंगे, वो सब हम इकट्ठा करेंगे कि किस किस देश में मिलते हैं। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इंडिया के पास रिजर्व नहीं है तो इंडिया कितना घाटे में है इस वजह से। अब देखिए, अब ये चाइना है, देख रहे हैं अब कितना ये पावरफुल बन गया है। इन्होंने इनका ये देखिए, आप मैंने आपको ये बताया हुआ है कि चाइना जो है उन्होंने लिथियम प्रोडक्शन जो है पूरी दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, इन्होंने अलग अलग देशों से, जैसा अभी मैंने बताया आपको 3 देश वहाँ पर हैं। इस तरीके से अफ्रीका में भी काफ़ी मिनरल रिच कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पर भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास लिथियम है। तो ये क्या करता है आपको पता है, ये डेब्ट ट्रैप में फंसा देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हम बनटोटा ले लिया इन्होंने श्रीलंका से, और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा कर्जा दे दिया है इसमें, और अलग अलग देशों को ये कर्जा दे देते हैं, उसके बाद फिर उनकी ज़मीनें हड़प लेते हैं, पोर्ट हड़प लेते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, पहले अफ्रीका को बहुत ज़्यादा लोन दिया और फिर ऐसे देशों को ही लोन दिया मेनली जहाँ पे लिथियम के बड़े बड़े रिजर्व हैं। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये केवल अंधाधुंध लोन बांट रहे हैं। अब इन्होंने छोटे छोटे देशों से एग्रीमेंट कर लिया, और क्योंकि इन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा पैसे उन्हें उधार दिए हुए हैं, तो ये सही टर्म्स पे इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया। इन्होंने बोला कि जितना निकालेंगे हम बेचेंगे, या फिर जो भी एंडसेंट रेट पे इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया उनसे, तो उन कंट्रीज़ को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और चाइना बहुत बेनिफिट कमा रहा है उससे। तो इस तरीके से चाइना ने पूरी दुनिया में जितने रिजर्व हैं उसके 50% केवल चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है। और ये देख रहे हैं आप, वो पहले वहाँ पे अपना वो लिथियम निकालता है अलग अलग देशों में, उसके बाद उसको अपने अपने देश में लाता है, प्रोसेस करता है, और फिर उससे बैटरीज बनाता है और पूरी दुनिया को बेचता है, अफ्रीका में ही वापस बैटरी बेचता है। तो आप सोचिए, अगर 1 किलो लिथियम अगर आप ऐसे ही रॉ फॉर्म में खरीदेंगे तो वो बहुत सस्ता है कंपेयर टू अगर आप बैटरी लेने जाएंगे उसी 1 किलो लिथियम से जो बनेगी, तो उसका जो रेट है वो लगभग 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना तक बढ़ जाता है। तो इस वजह से चाइना एक, ऐसे ही हम नहीं कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का, इसने पूरी दुनिया का यूज़ किया है अपनी बेनिफिट के लिए, तब आज वहाँ पर पहुँचा हुआ है ये। अब अभी क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 3 पॉइंट हैं कैसे हम लिथियम का रिजर्व जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। उसमें आप देखिए तीसरा पॉइंट क्या था कि हम अलायंस बनाएंगे, अलायंस टू एंटर इन ग्लोबल मार्केट। अब हमारे अलायंस जो हैं वो हम ऐसी कंट्रियों के साथ ही तो अलायंस बनाएंगे जिनके पास खुद लिथियम रिजर्व हों, और वो खुद बड़ी बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं। तो इसी तरीके का ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व है मॉडरेट लेवल पे, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि डेवलप्ड है तो इन्हें किसी दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है जो कि आके इनके देश में इन्वेस्ट करे और तब ये फिर निकाल पाएंगे लिथियम। तो इन्होंने, इनके यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका नाम है नियो मेटल्स। तो उन्होंने खुद ही यहाँ पे जो इनकी कंपनीज हैं वो निकाल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में लिथियम। तो इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया से करार किया है कि हम चाइना की मोनोपोली नहीं होने देंगे। मोनोपोली मतलब समझ रहे ना, एकाधिकार। ऐसा ना हो कल को कि चाइना बोले कि हम लिथियम किसी को लेने ही नहीं देंगे, सारे देशों से उन्होंने करार कर लिया कि हम किसी को लिथियम ही लेने देंगे, तो मोनोपोली हो जाएगी उसकी। तो ऐसा नहीं होने देना चाहते हम लोग। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया उन्होंने, और वो साथ में आए, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिथियम है, तो हम भी इंडिया की मदद करेंगे और इंडिया की जो डिमांड्स है उसको पूरा करेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि इंडिया भी एक बड़ा प्लेयर बन पाए लिथियम के फील्ड में, और इंडिया को भी कभी कमी ना पड़े लिथियम की। नहीं तो क्या होगा कि हम चाइना से अभी तक हम बहुत ज़्यादा, जो आपने ये देखा ना, हमने इतने सारे हमने इम्पोर्ट किया 10,000 करोड़ का, इसमें से लगभग 70% जो है हमने केवल चाइना से इम्पोर्ट किया। तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, चाइना के पास। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आगे चल के। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो कि एक क्वाड का मेंबर भी है, तो वो हम दोनों कंट्री साथ में आ गए हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे और लिथियम की जो भी ज़रूरत है इंडिया की वो ऑस्ट्रेलिया से पूरी करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लिथियम जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। जब कोई चीज़ कम होता है तभी वो कम हो गया, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है तो रेट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 0.02% केवल ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है। अब 0.02% समझ रहे हैं हम कितना कम अमाउंट है, और डिमांड कितनी है, सारी कंट्रियों को आज लिथियम चाहिए। तो भाई जो पावरफुल कंट्री होगी, जो बड़ी कंट्री होगी, जिसमें पैसा ज़्यादा होगा, उनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो वही चाइना करने की कोशिश कर रहा है और वो हम करने देंगे नहीं उन्हें। अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं आज लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैंने आपके लिए इमेज लगा दी है 2019 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में, इनके नाम आप याद कर लीजिए। जॉन बी गुडिनफ, एम स्टेनली विटिनगैम और अकीरा योशिनो, ये जापान के हैं। तो इन तीनों लोगों को कंबाइंडली
केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था। और किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लिथियम बैटरीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है लिथियम आज के टाइम पे, कि नोबेल प्राइज़ विनर जो है 2019 का, वो मिला इसलिए है क्योंकि उन्होंने लिथियम के फील्ड में काम किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है आज आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, अगर आप और चीज़ें देखना चाहते हैं जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बनाई है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया यूके रिलेशंस, इंडिया फ्रांस रिलेशंस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, इसको आपको जानने में हेल्प होगी। क्योंकि क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा देश हमारे बारे में क्या सोचता है और हमारे रिलेशंस उससे अच्छे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आपका एक अपना पर्सपेक्टिव बनता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।